नमस्कार साथियों, कंपटीशन कम्युनिटी की इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं ऋषभ पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा मुबारकबाद। साथियों, आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ें, आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हों और बहुत जल्दी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। साथियों, ऐसी हम शुभकामनाएं और ऐसी मंगल कामनाएं आपके लिए करते हैं। साथियों, कंपटीशन कम्युनिटी की टीम हमेशा आपके करियर को लेकर के चिंतित रहती है, अग्रसर रहती है। साथियों, उसी तारतम्य में आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम प्रत्येक मंडे को एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। साथियों, जहां आप मेरे साथ चर्चा करते हैं एसएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जीएस का पार्ट होता है उसके कड़ी में, उसको डिस्कशन की कड़ी में। तो साथियों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज जिस क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो आपको है, जो आपको स्लाइड में दिख भी रहा होगा कि 17/11/2021 में जो क्वेश्चन पेपर आया था और सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच जो पेपर हुआ था उसमें जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। वहां हम समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों, आइए बिना देरी करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 17 नवंबर 2021 में जीएस से लेकर के कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। साथियों, प्रश्न की शुरुआत ही, पहले प्रश्न की शुरुआत ही आपको कहीं ना कहीं एक भावनात्मक तौर से जुड़े हुए क्वेश्चन से होती है। वो भावनात्मक तौर से कैसे, वो जब आप इसके आंसर के बारे में पढ़ेंगे, इसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। साथियों, पूछा यह गया है कि बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान समय में अगर बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है तो वो कब अलग हुआ? वो अलग हुआ 1971 में। साथियों, 1971 में क्या हुआ? पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ। साथियों, आप जानते हैं, अगर मैं भारत का यहाँ मैप बनाने की कोशिश करूं, मैप की ड्राइंग उतनी बेहतर मेरी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए आप यहाँ समझिए कि जब भारत था 1947 के पहले तक पाकिस्तान का हिस्सा और जो आज बांग्लादेश का हिस्सा आपको देखने को मिलता है वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। साथियों, हुआ क्या, हमारे यहाँ ब्रिटिश का आगमन हुआ और हमारे देश में चीज़ें परिवर्तित हुई, बदली, और हमको जब स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, तो वो एक शर्त पर मिली कि पाकिस्तान अलग होगा। आप जानते हैं यहाँ पाकिस्तान का हिस्सा है और ये जो वर्तमान में है ये बांग्लादेश का हिस्सा माना जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान और ये पश्चिमी पाकिस्तान पाकिस्तान के हिस्से में चले गए, जिसे आप जो पूर्वी पाकिस्तान है भारत के दृष्टिकोण से उसे क्या जाना जाता है? बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। लेकिन चीजें उस समय तो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश चला गया, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे, लेकिन चीजें फिर परिवर्तित हुई, चीजें फिर चेंजेस हुई और उसमें क्या हुआ? उसमें 1971 में बांग्लादेश क्या हुआ? पाकिस्तान से अलग हो गया। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आप वर्तमान समय में बांग्लादेश को अलग देश के रूप में जानते हैं और पाकिस्तान को अलग। इसके पहले 15 अगस्त 1947 के पहले ये दोनों भारत के हिस्सा हुआ करते थे। तो ये हुआ इसका सही आंसर। इसके सही आंसर की हमने बात करी कि 1971 इसका सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये पूछा गया है, अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कर दिया जाएगा। यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदल करके क्या कर दिया? तो इसका सही आंसर होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। साथियों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये इसका सही आंसर होगा। लेकिन इसके साथ एक और महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है वो क्या है? आप देख सकते हैं कि अगस्त 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद कब कर दिया गया। आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अगस्त 2021 में ऐसा किया गया। और करने वाले कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री का कार्यकाल किसका था? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का था। ये चीजें आपको भी याद रखनी होगी। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का आखिरकार नाम मेजर ध्यानचंद क्यों रख दिया गया? साथियों, मेजर ध्यानचंद जी के बारे में आप जानते हैं कि ये हॉकी के एक महान खिलाड़ी रहे हैं और हॉकी का जादूगर इन्हें कहा जाता है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और साथियों, ये हॉकी को इतनी बेहतरीन तरीके से खेलते थे लेकिन कि जब इनको देखा जाता था हॉकी खेलते हुए तो ऐसा लगता था कोई जादूगर जादू कर रहा है। मतलब बहुत कलात्मक तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से क्या करते थे? ये हॉकी को खेला करते थे। तो ये तो हमने बात करी मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। अब इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट की अगर हम चर्चा करें तो मेजर ध्यानचंद जी के नाम से ही आप जानते हैं 29 अगस्त को क्या
मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, और ये इन्हीं के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, आप बताएंगे कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्यों मनाया जाता है, तो आप बताएंगे कि मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये उससे जुड़े और महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए। और अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में, तो साथियों ये पुरस्कार दिया किनको जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है जो खेल में बेहतर करते हैं, और ये पहले दिया जाता था इसमें 5 लाख रुपए की राशि, 5 लाख रुपए की राशि, और वर्तमान समय की अगर बात करें आप तो 25 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में, यह सर्वोच्च पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में, आपको ये याद रखना है। तो ये 25 लाख रुपए राशि कर दी गई है। आपसे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितनी राशि दी जाती है। ये तो हुई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहली बार किसे मिला, तो आप बताएंगे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद की अगर बात करें तो ये कौन है? तो विश्वनाथ आनंद की अगर बात करें आप तो ये चेस के खिलाड़ी रहे हैं साथियों, चेस के मास्टर माना जाता है इन्हें, चेस का क्या मास्टर माना जाता है, और इनको दिया गया था क्या? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो ये हमने मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में चर्चा की। अब आइए और भी ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आप चर्चा करेंगे एकलव्य खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य विजय हजारे। साथियों विजय हजारे जो है वो क्रिकेट की एक ट्रॉफी है, और अगर इसकी हम वर्तमान समय में बात करें तो आपने देखा कि अभी जो लेटेस्ट में विजय हजारे ट्रॉफी हुई उसमें सौराष्ट्र ने जीता और महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया। ये तो हमने इसके बारे में। अब द्रोणाचार्य के बारे में चर्चा करें और एकलव्य के बारे में चर्चा करें तो साथियों द्रोणाचार्य पुरस्कार उसे दिया जाता है जो कि प्रशिक्षक लोग होते हैं, जो कि गुरु लोग होते हैं। और आप तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कई बार आपको चीजें नाम से ही देखने मिल जाएगी। आपसे पूछ लिया जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ट्रेनर्स को दिया जाता है, गुरु को दिया जाता है। कहने का मतलब कि खेल क्षेत्र में जो प्रशिक्षक लोग होते हैं वो अपने खिलाड़ियों को तैयार करते हैं, मेहनत करते हैं, उसी के उपलक्ष्य में इसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत की बात करें, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई 1985 में, 1985। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की अगर शुरुआत की आप बात करेंगे, शुरुआत के बारे में भी आप जान लीजिए, कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1991 और 92 के दरमियान इसकी शुरुआत होती है। अब हम यहाँ द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में बात कर रहे थे, तो 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत होती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार हमने आपको बताया कि प्रशिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में 2 कैटेगरी होती है साथियों, मैं आपको संक्षिप्त में यहाँ बताऊँ। द्रोणाचार्य पुरस्कार की 2 कैटेगरी होती है, एक जीवन काल होता है, एक जीवन काल होता है और एक होता है नियमित, एक होता है नियमित। तो जीवन काल में जो राशि दी जाती है वो 15 लाख रुपए होती है और नियमित में जो दी जाती है वो 10 लाख रुपए होती है। साथियों एक और महत्वपूर्ण फैक्ट द्रोणाचार्य पुरस्कार की कि ये एक वर्ष में अधिकतम 5 लोगों को ही दी जाती है। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसको विशेष तौर पर याद रखें। अब जब हमने द्रोणाचार्य की बात कर ली तो एकलव्य आप जानते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से उनके गुरु थे। एकलव्य के बारे में आपने सुना होगा कि एकलव्य को द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया और उसके बाद उन्होंने उनकी मूर्ति स्थापित करके क्या किया, उसे गुरु मान करके और अपना प्रशिक्षण किया करते थे। एकलव्य पुरस्कार की अगर शुरुआत की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि एकलव्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुई वो 1994 के दरमियान होती है। 1994 के आसपास की एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत होती है। एकलव्य पुरस्कार 19 वर्ष या उससे कम के जो हमारे खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट और चर्चा करते हैं, एकलव्य इनको गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य एकलव्य अप्रत्यक्ष रूप थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आप जानते हैं कि अर्जुन पांडवों के गुरु हुआ करते थे। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार अर्जुन को जो शिक्षा दी द्रोणाचार्य जी ने दी। तो अर्जुन पुरस्कार की अगर बात करेंगे आप, अर्जुन पुरस्कार की अगर हम बात करें तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की बात मैं आपको यही बता देता हूं, आप यहां नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोट्स में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होती है और 15 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है अर्जुन पुरस्कार में। यह भी पिछले 3 सालों में खेल के क्षेत्र में
खिलाड़ी ने जो अपना खेल खेलते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे और भी खेल हो, जिस खिलाड़ी ने पिछले 3 वर्ष में बेहतर किया है वो समय समय पर अर्जुन पुरस्कार से नवाजे जाते रहे हैं। ये हमने महत्वपूर्ण अवार्ड जो भी इसके अंतर्गत थे उन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किसने अवध को आसान से घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया? साथियों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, वो होगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी। लॉर्ड डलहौजी की आप बात करें तो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापकता की नीति और इसे हड़प नीति भी आप जानते हैं। हड़प नीति, इसके अंतर्गत ये किया जाता था कि कई सारे चीज़ें निर्धारित की गई थी कि अगर किसी भी राज्य के राजा के पास उसका स्वयं का पुत्र नहीं होता तो उस राज्य को अपने साम्राज्य में, अपनी कंपनी के अधिकार क्षेत्र में मिला लिया जाएगा। ये हड़प नीति किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी। लॉर्ड डलहौजी की और बात करें तो रेलवे सृजन का भारत में किसको श्रेय? इसी लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। ये इसकी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में और व्यापकता और हड़प नीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि जो झांसी है, झांसी को इसी के तहत मिलाने की कोशिश की गई, जिसमें हमारी रानी महारानी लक्ष्मीबाई इसमें लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई, शहीद हुई। लॉर्ड वेलेजली के बारे में बात करें तो लॉर्ड वेलेजली को आप जानते हैं सहायक संधि के रूप में। लॉर्ड वेलेजली का जब भी नाम आता है तो सहायक संधि इनके साथ जुड़ती है। सहायक संधि का एक तरह से जनक भी कहा जाता है संधि। लेकिन साथियों, इसके साथ एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है। सहायक संधि की शुरुआत दरअसल भारत में एक फ्रांसीसी गवर्नर हुए डुप्ले, और उन्होंने शुरुआत की थी। सबसे पहली बार अगर आप बात करोगे तो डुप्ले ने शुरुआत करी थी और डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करते थे। तो आप एग्जाम में सतर्क रहें। एग्जाम में आप इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सहायक संधि का जनक कौन है, तो अगर आपके ऑप्शन में वेलेजली है और डुप्ले है तो आपको डुप्ले को सही टिक करना है। लेकिन मान लीजिए डुप्ले ऑप्शन में नहीं है तो आपको वेलेजली के साथ जाना है। इस चीज को आपको याद रखना है कि भारत में सहायक संधि की शुरुआत फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहले ही कर दी थी, लेकिन वेलेजली को भी सहायक संधि के तौर पर देखा जाता है। लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे आप तो लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में देखे जाते हैं। अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में देखे जाते हैं, अंतिम गवर्नर जनरल। और इनके और महत्वपूर्ण काम के बारे में बात करें लॉर्ड कैनिंग के, तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापकत की नीति, जो हड़प की नीति शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी ने, उसको खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो लॉर्ड कैनिंग जी थे। अब हम बढ़ते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन को प्यारा रिपन कहा गया है। साथियों, भारत में बेहतर काम करने के लिए लॉर्ड रिपन को जाना जाता है और लॉर्ड रिपन ने जो महत्वपूर्ण काम किया उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो आप देखेंगे कि जो जनगणना की शुरुआत हुई ना, जो जनगणना की शुरुआत हुई और वो कब हुई? वो हुई आप देखने को मिलेगा कि 1872 के आसपास जो इसकी शुरुआत होती है। और इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? लॉर्ड मेयो जी थे। लॉर्ड मेयो ने शुरुआत की किसकी? जनगणना की। और 1872 के आसपास इनने शुरुआत की। लेकिन इसे नियमित करने का, जो आप अभी देखते हैं कि भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है, तो इसे नियमित करने का काम किसने किया? 1881 में इसे नियमित करने का काम किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया। नियमित करने का काम किसने किया? लॉर्ड रिपन साहब ने किया। तो ये हमने इन कुछ गवर्नर जनरल थे जो भारत के अंतर्गत, उनके बारे में हमने चर्चा की। इनके महत्वपूर्ण कामों के बारे में हमने चर्चा की, यहाँ आपने समझा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारी कोशिश है कि स्ट्रेटेजी को भी लेकर के हम आगे बढ़ें, आपको चीज़ें और तरीके से समझ में आए। जो भी और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि निम्न में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? ये आपका एक बहुत साधारण सा प्रश्न है, इसके बारे में आप जानते होंगे। इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, इलाहाबाद होगा। और अल्फ्रेड पार्क की ये घटना है। अल्फ्रेड पार्क में जो इलाहाबाद में है, वहाँ किसने? चंद्रशेखर आजाद ने शहीद हो गए थे। उन्हें जब लगा कि अब मैं अंग्रेजों के हाथों मारा जाऊंगा, तो उनको अंग्रेजों के हाथों मारे जाने की अपेक्षा उन्हें बेहतर समझा कि मैं स्वयं अपने गोली मार लूँ अपने हाथों से। और वो ऐसी सिचुएशन पैदा हुई
कोई ऐसी परिस्थितियां आई कि वो शहीद हो गए खुद से। साथियों, अगर जबलपुर के बारे में बात करें तो जबलपुर आप जानते हैं मध्य प्रदेश का एक शानदार शहर है, और जो आप सुनते होंगे ना, अगर इसके प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बात करें, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करें, तो ये मध्य प्रदेश की संस्कारधानी भी कहा जाता है इसे जबलपुर को। और भेड़ाघाट जलप्रपात का जो आप नाम सुनते होंगे ना, भेड़ाघाट जलप्रपात, ये आपको जबलपुर में ही देखने को मिलेगा, जिसे धुआंधार जलप्रपात के नाम से भी आप जानते हैं। उसी प्रकार और अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल आप जानते हैं कि झीलों का शहर है, ये झीलों का शहर है। और उसी प्रकार इसके बारे में ये भी कहा जाता है, आपने सुना भी होगा कि तालों में भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, रानी तो कमलापति, बाकी सब रनैया। ये सारी चीज़ें कहावतें इससे जुड़ी हुई हैं। तो ये इसी के सौंदर्य के, भोपाल का जो झीलों का सौंदर्य है, झीलों का शहर कहा जाता है, वो इसी के तारतम्य में कहा जाता है। अब साथियों, अगर हम चर्चा करें कानपुर के बारे में, तो कानपुर आप जानते हैं कि इसे महत्वपूर्ण तौर पर अगर हम चर्चा करें तो इसे क्या कहा जाता है, इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर। अब ये क्यों कहा जाता है साथियों, ये मैनचेस्टर क्या होता है, इसके बारे में भी आप समझिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। मैं उन्हीं महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में यहाँ चर्चा करूंगा साथियों, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कानपुर से तो बातें करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण क्या है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब यहाँ संक्षिप्त आप समझ लीजिए मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। साथियों, इंग्लैंड का एक शहर है मैनचेस्टर, जहाँ सूती वस्त्र उद्योग, सूती कपड़ों के लिए वो प्रसिद्ध है, और उसी की उपमा के तहत भारत में भी जो ऐसे शहर हैं जहां सूती वस्त्रों का उद्योग होता है, वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, उसे मैनचेस्टर की उपाधि दे रहे हैं। तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है। और अगर फैक्ट के बारे में चर्चा करें, भारत के अगर मैनचेस्टर के बारे में अब चर्चा करें, तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत के अगर मैनचेस्टर की बात करें कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। तो साथियों, ये आपने यहाँ ये समझा कि कानपुर के बारे में, उसके साथ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में हमने चर्चा की, हमने सभी ऑप्शन के बारे में डिस्कशन किया। आइए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। साथियों, मैं जो भी चीज़ें आपको यहाँ बता रहा हूँ उसको आप कोशिश करें कि अपने नोट्स बनाएं और उसमें भी उसको पॉइंट आउट करें। साथियों, जब हमारा एग्जाम पास आता है उस समय आपकी जो सॉफ्ट कॉपी होती है, जो PDF होता है, वो उतना प्रभावशाली नहीं होता, वो उतना काम नहीं आता। उस समय आपको आपके नोट्स ही काम आते हैं, इसलिए नोट्स बनाते हुए चलें जितना संभव हो। बाकी सारी चीजें तो मैं आपको यहां बता ही रहा हूं। अब आप यहां समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नवंबर 2020 में व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ भागीदारी की, और निम्न में से कौन सा बैंक उस सूची में 5 बैंकों में से एक नहीं है। 5 बैंकों के साथ साझेदारी की किसने, व्हाट्सएप ने। व्हाट्सएप की स्थापना की अगर बात करोगे आप तो 2009 में इसकी स्थापना होती है, और इसने क्या भारत के साथ 5 बैंकों के साथ अपनी साझेदारी की। वो बैंक कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ ये पूछा गया है कि कौन सा बैंक शामिल नहीं है। तो जो बैंक शामिल नहीं है वो साथियों है बैंक ऑफ इंडिया। अब शामिल है 3, तो HDFC शामिल है, एक्सिस शामिल है, जियो पेमेंट ऐप शामिल है। 2 बैंकों के बारे में यहाँ नहीं लिखा है, वो भी आप जान लीजिए, वो भी आप समझ लीजिए। ICICI बैंक है एक, और एक है SBI, हमारा भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जिसको आप जानते हैं। तो साथियों, ये हमने चर्चा करी। तो ये सारे तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 6 सितंबर 2021 को इसरो के अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कितनी बार परिक्रमा पूरी कर ली। ये आपको स्पेस को लेकर के, अंतरिक्ष को लेकर के, इसरो को लेकर के ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, और इसरो को लेकर के पिछले भी क्लास में हमने चर्चा करी थी, वहां भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको याद रखना है, आपको देखना है कि स्पेस एजेंसियों से भी लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना। साथियों, जब हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमारा तात्पर्य ये तो है ही है कि यहाँ हम सभी अदर फैक्ट्स के बारे में चर्चा करें, लेकिन हमारी ये भी कोशिश है कि आप ये भी समझें कि अगर यहाँ से इस बार इसरो से पूछा गया, हो सकता है अगली बार आपको नासा से पूछ लिया जाए, तो ऐसी चीजें आपसे पूछा DRDO के बारे में पूछ लिया जाए, तो आप उन सब चीजों के लिए तैयार रहें। बहरहाल यहाँ इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, 9000। साथियों, और हम इसके बारे में चर्चा करें चंद्रयान 2 के बारे में, क्योंकि महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो चंद्रयान 2 के बारे में अगर चर्चा करें तो 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया गया, और ये
इसमें अच्छी बात यह है कि एक महीने के अंदर ही अगस्त में ही ये एक महीने के अंदर अगस्त में ही क्या हुआ, चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच गया और ये लगातार 3 साल परिक्रमा की, इसने 3 साल परिक्रमा की और लगभग 9000 परिक्रमा इसने कर ली। आपसे पूछा जाएगा चंद्रयान कब लॉन्च हुआ, तो 25 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ, या सॉरी 25 जुलाई कह रहे हैं 22 जुलाई, आपको यहाँ सही लिखा हुआ देखने को मिल रहा है 22 जुलाई 2019 को, और ये अगस्त में पहुंच गया, एक महीने के अंदर ही चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच गया और ये लगातार 3 साल परिक्रमा की और लगभग 9000 क्या है इसमें परिक्रमा पूरी कर ली। अब अगर इसरो की बात करेंगे, आप इसरो के बारे में चर्चा करें तो इसरो की स्थापना की अगर बात करोगे आप तो 15 अगस्त 1969 को क्या की गई, इसकी स्थापना की गई। और जब स्थापना की गई उस समय इसके अध्यक्ष, इसके स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। और अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे, वर्तमान अध्यक्ष इसरो के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में आप बात करेंगे तो एस सोमनाथ जी जो हैं वो क्या हैं, वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष हैं। तो ये हमने इसरो के बारे में चर्चा कर ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं। ये आपके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मुद्रा जमा अनुपात। यहाँ बहुत डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सीएनजी का पूर्ण रूप निम्न में से क्या है। साथियों सीएनजी के बारे में पूछा गया है और आप जानते हैं सीएनजी से वर्तमान समय में आपको बहुत सारे ऑटो रिक्शा, बहुत सारे वाहन जो आपको देखने को मिलेंगे वो सीएनजी से चलते हुए देखने को मिलेंगे। और अभी तो नई नई जो कारें आ रही हैं वो भी सीएनजी से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सीएनजी दरअसल है क्या, इसके फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर हम सीएनजी के बारे में बात करें तो सीएनजी में अगर कोई सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है तो वो मीथेन गैस इसमें सबसे ज्यादा होती है, मीथेन गैस। अब अगर हम यहाँ बात कर ही रहे हैं सीएनजी के बारे में तो एक महत्वपूर्ण गैस एलपीजी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एलपीजी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एलपीजी जो है साथियों, इसके अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे आप तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसे कहा जाता है। और इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। और एलपीजी का उपयोग तो आप सभी को भली भांति पता होगा। आपके घर में जो सिलेंडर में भरी हुई गैस होती है जिससे आपके घर में, आपके किचन में खाना बनाया जाता है, वो एलपीजी का ही तो उपयोग होता है। एलपीजी के साथ एक और महत्वपूर्ण फैक्ट जुड़ा है। एलपीजी को आपको कई बार देखते मिलता होगा कि कई बार आपको उसकी दुर्गंध आती है। कई बार जब एलपीजी रिसती है तो उससे दुर्गंध देखने को मिलती है। और वो दुर्गंध किस गैस के कारण आती है, वहाँ ब्यूटेन और प्रोपेन की दुर्गंध नहीं होती। शायद साथियों वहाँ एक जानबूझकर एक गैस मिलाई जाती है, क्योंकि अगर इसका लीक होगा तो ये ब्लास्ट होने की संभावना रहती है। तो जब आपको दुर्गंध आएगी तो चीजें आपको पता चल जाएंगी और समय रहते आप क्या करोगे, उसको कंट्रोल करोगे। और वो जो उसमें पदार्थ मिलाया जाता है वो क्या होता है, वो होता है इथाइल मार्कअप 10, ये उसमें मिलाया जाता है, जिससे आपको क्या होता है, चीजें पता चलती हैं दुर्गंध के माध्यम से और हम समय रहते उसके लिए जागरूक होते हैं, सतर्क होते हैं, उसको बेहतर करने के, ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने इसके बारे में चर्चा करी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के किस राज्य में व्यावसायिक रूप से पुष्प कृषि का प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा है। यह आपसे पूछा जा रहा है कि 2020 में पुष्प कृषि का प्रतिशत सबसे ज्यादा किस प्रदेश में रहा है। तो जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा, वो तमिलनाडु होगा। ये हमने तमिलनाडु के बारे में चर्चा करी। और अगर हम फसलों के बारे में जाएं, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये फसल किस प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है, प्रथम स्थान कौन सा प्रदेश रखता है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और आपके ऑप्शन में भी है। तो जैसे कर्नाटक की बात करेंगे तो आप काफी आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएगी। सबसे ज्यादा उत्पादन लगभग काफी का कर्नाटक में होता है। महाराष्ट्र की जब बात करोगे आप तो मक्का देखने को मिल जाएगा कि मक्का का उत्पादन कहाँ, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है। उसी तरह अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में दलहन फसलें जो हैं वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। उसी तरह आप सोयाबीन भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसके बारे में भी आप जान रहे हैं। और मध्य प्रदेश को इसी कारण कई बार सोया प्रदेश भी कहा जाता है, सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अक्टूबर नवंबर 2020 के दौरान हुए बिहार विधानसभा चुनाव में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? ये इलेक्शन को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। ये दरअसल कहीं ना कहीं करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। करंट में क्या हुआ, 2020 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती? तो कांग्रेस पार्टी उस इलेक्शन में साथियों 19 सीटें जीती थी। और अगर इसके हम कांग्रेस के बारे में चर्चा करें तो कांग्रेस की अगर स्थापना के बारे में चर्चा करें, कांग्रेस की स्थापना, क्योंकि कई बार इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। 1885 में क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई और इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो एओ हुम द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और इसमें कई बार आपको कंफ्यूजन होता है, स्थापना इसको एओ हुम ने की थी, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करोगे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष की अगर आप बात करोगे तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। मैं यहाँ बनर्जी लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करें कि कांग्रेस का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये भी कहीं ना कहीं आपके करंट का क्वेश्चन है। तो वर्तमान अध्यक्ष की आप बात करेंगे तो वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मैं यहाँ खड़गे जी लिख देता हूँ, वो आप समझ जाएंगे। तो साथियों ये तो हमने कांग्रेस के बारे में बात कर ली, लेकिन बिहार विधानसभा के बारे में अगर हम बात करें तो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी उसमें 19 सीटें जीती। अब 19 सीटें जीती कितनी सीटों में से? तो साथियों बिहार विधानसभा में अगर हम कुल सीटों की बात करें तो 243 सीटें हैं। अब 243 में कांग्रेस 19 सीट ही जीत पाई, मतलब कांग्रेस का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा। इसमें जब चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की पार्टी रजत ने क्या किया, आपस में गठबंधन करके सरकार बनाई। लेकिन चीजें कुछ परिवर्तित फिर हुई और उसके बाद अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो नीतीश जी की पार्टी है आरजेडी के साथ क्या करके गठबंधन करके सरकार बना लेती है। और बिहार में ये कहा भी जाता है कि सरकार किसी की भी हो, मुख्यमंत्री कौन होंगे? नीतीश जी होंगे। तो नीतीश कुमार वर्तमान समय में भी क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। और इन्हें कहा जाता है कि सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री, लगभग 8 बार मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। तो साथियों ये हमने इसके बारे में चर्चा करी। मैं आपको, जब हमने भारतीय संविधान पढ़ा था उस समय मैंने आपको कहा था कि साथियों सीट को लेकर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि फला प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें, कितनी लोकसभा सीटें, कितनी राज्यसभा सीटें हैं। तो इसके बारे में भी आपको एक बार देखना है। सभी को याद करना तो संभव नहीं है, लेकिन आप चीज़ें हो सके तो याद रखें, वो आपको बेहतर होगा, एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी, ये आपसे पूछा जाता है। तो साथियों जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, वो क्या है? वो सुमेरियन भाषा है। और ये सुमेरियन भाषा क्या है? ये बेबीलोनियन भाषा है। कौन है? बेबीलोनियन भाषा है। और ये कहाँ देखने को मिलती है, आपको कहाँ बोली जाती हुई देखी जाएगी? तो ये साउथ इराक में बोली जाती हुई आपको देखने को मिलेगी, पहले बोली जाती थी। और ये जो 3 भाषाएं हैं ये मेसोपोटामियन भाषाएं, चाहे एलामाइट की बात करें, अकाडियन की बात करें और एरोमाइट की बात करें। सुमेरियन को हमने आपको बताया कि बेबीलोनियन भाषा है और इसमें क्या है, ये आपको साउथ इराक में देखने को मिलेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई? साथियों सुमी जो है ये एक प्रकार का रेसलिंग का गेम है, ये कुश्ती का गेम है। और इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें तो जापान से हुई, और जापान का ये राष्ट्रीय खेल भी है। जापान का राष्ट्रीय खेल भी है। क्या? जापान का राष्ट्रीय खेल आपको देखने को मिल जाएगा क्या? सुमो। ये सुमो के बारे में हमने चर्चा करी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? सप्तक संगीत समारोह भारत के किस शहर में मनाया जाता है? ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, वो अहमदाबाद होगा। और अहमदाबाद के बारे में हमने हाल ही में अभी चर्चा की कि अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल के बारे में मैंने आपको बताया कि ये भारत के मध्य प्रदेश जो है, भारत का मध्य में जो है वो उसकी राजधानी है भोपाल। भोपाल को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ये सुंदर शहर है, अद्भुत शहर। अमृतसर के बारे में आप चर्चा करें तो अमृतसर स्वर्ण मंदिर आप जानते हैं, स्वर्ण मंदिर के लिए अमृतसर प्रसिद्ध है। उसी प्रकार लखनऊ की बात करें, लखनऊ को लेकर के एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से, मिसलेनियन के जो पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो क्या है कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को कहा जाता है। ये हमने चर्चा की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 7 दिसंबर
20 को प्रकाशित क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2021 में भारत किस स्थान पर रहा, ये इंडेक्स किस स्थान पर भारत में इसकी स्थिति रही, इसके बारे में पूछा गया। साथियों, क्लाइमेट के जैसे जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय परिवर्तन, उसके बारे में जो समय समय पर रिपोर्ट दी जाती है उसके बारे में पूछा गया है आपसे एग्जाम में। इसमें लगभग सभी डायमेंशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC के, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा भी। तो जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, वो होगा 10वां स्थान। तो साथियों, ये तो हमने 20 की बात करी जो कब 21 में प्रकाशित हुई। फिर इसकी 21 की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई, 22 में। अब तो हम 22 की बात करें अगर, तो 22 में भी इसका 10वां स्थान। और जो 2022 की रिपोर्ट है वो 2023 में हाल ही में जारी हुई, 2023 के लिए जारी हुई और उसमें 8वां स्थान है। तो वर्तमान समय में भारत का स्थान इसमें कौन सा है, इसमें भारत का स्थान 8वां है। तो ये हमने करंट के बारे में भी चर्चा कर ली, आपको इसको बारे में भी जानने को मिला, इसके बारे में भी समझने को मिला। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है। साथियों, युमथांग घाटी के बारे में पूछा गया है, तो ये स्थित है आपके सिक्किम में। इसका सही आंसर, जो इसका राइट आंसर होगा, वो सिक्किम में होगा। अब अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के बारे में आप जानते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। फूलों की घाटी आपने सुना होगा, फूलों की घाटी, और ये फूलों की घाटी उत्तराखंड में ही है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में ही है। अब अगर आप बात करें नागालैंड के बारे में, तो नागालैंड और मणिपुर के बीच, नागालैंड और मणिपुर के बीच पाई जाती है जोको वैली, जोको वैली, जोको वैली पाई जाती। अब अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कांगड़ा घाटी। साथियों, हिमाचल प्रदेश की आप बात करेंगे तो कांगड़ा घाटी, और कांगड़ा घाटी सबसे बड़ी घाटी है। साथियों, कांगड़ा घाटी सबसे बड़ी घाटी के तौर पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमने और भी महत्वपूर्ण घाटियों के बारे में चर्चा कर ली कि कौन सा प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है, कौन से प्रदेश में कौन सी चीजें बेहतर हैं, इसके बारे में हमने देखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में साथियों जाना जाता है आपको ऑप्शन डी, अल्फ्रेड मार्शल साहब को। ये इसका सही आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। अब हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करी। अब अगर अर्थशास्त्र के बारे में बात करें, अर्थशास्त्र का जनक भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एडम स्मिथ जी को, एडम स्मिथ जी को अर्थशास्त्र के जनक के बारे में आप जानते हैं, जनक के बारे में आपको देखने को मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कदम बांध कदम नदी और किस नदी के संगम पर है। साथियों, कदम बांध के बारे में पूछा गया है कि कदम बांध कदम नदी और साथ में और कौन सी नदी के क्या है संगम में स्थित है, उसके बारे में आपको बताना है। जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, वो गोदावरी होगा। गोदावरी और कदम नदी के संगम पर क्या बना हुआ है, कदम बांध बना हुआ। अगर हम गोदावरी नदी के बारे में चर्चा करें तो ये त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर जो है, त्र्यंबकेश्वर नासिक में है साथियों। त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, यहाँ से ये आपको निकलती हुई दिखाई देगी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बारे में अगर आपको बात करें तो वृद्धगंगा कहा जाता है गोदावरी को। और आपके ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृद्धगंगा किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि वृद्धगंगा गोदावरी को कहा जाता है। और हम अगर सारावती नदी के बारे में बात करें तो सारावती नदी भी आपको कर्नाटक के आसपास बहती हुई देखने को मिलेगी। और जो इसके साथ और महत्वपूर्ण फैक्ट जुड़ा हुआ है साथियों, आपने जोग एवं गरसोप्पा का नाम सुना होगा। जोग और गरसोप्पा जो जलप्रपात है, जोग गरसोप्पा, गरसोप्पा जो जलप्रपात है वो इसी नदी पर है, वो इसी नदी पर है, किसमें, सारावती नदी पर। और अगर काबिनी नदी की बात करें तो काबिनी नदी साथियों ये आपको कावेरी नदी की उपनदी के तौर पर देखी जाएगी, कावेरी नदी की उपनदी के तौर पर आपको देखने को मिलेगी। और ये उसी स्थान पर क्या है, बहती हुई दिखाई देती है। काबिनी नदी को ही कपिला नदी के नाम से भी जाना जाता है साथियों, कपिला नदी के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी नदी की अगर आप बात करें तो कावेरी नदी भी आपको पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी, पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी में आपको ये निकलती हुई देखी जा सकती है। कावेरी नदी के बारे में भी हमने चर्चा करी और आपको बताया हमने कि कावेरी नदी की उपनदी ही कामिनी है, जिसे कपिला नदी के नाम से जाना जाता है। सारावती नदी के बारे में आपने समझा कि जोग एवं गरसोप्पा जो जलप्रपात है वो सारावती नदी पे, गोदावरी वृद्धगंगा कहलाती है, त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है। ये सारी महत्वपूर्ण चीजें हमने इसके बारे में चर्चा करी। कदम बांध किस नदी पर, कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जब
कैप्टन लिन नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। साथियों, ये कुछ इस प्रकार का जाल होता है, ये ऐसे जाल बुनता है और इससे फिर ये बाहर निकलता है और इस जाल को क्या कहा जाता है? प्यूमा कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 27 जनवरी 2020 को निम्न में से किसे पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए वर्ष 2020 के टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साथियों, जो ये टाइलर पुरस्कार है ये वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय संरक्षण के लिए किसने बेहतर काम किया उसको दिया जाता है। टाइलर पुरस्कार के बारे में अगर चर्चा करेंगे आप तो इसे पर्यावरण के क्षेत्र में पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में क्या कहा जाता है? नोबेल पुरस्कार माना जाता है। और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण के नोबेल पुरस्कार के रूप में किसे जाता है? टाइलर पुरस्कार को जाना जाता है। और टाइलर पुरस्कार ये उसी व्यक्ति को दिया जाता है जो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर काम किया। और ये किसे मिला? ये पद्म सुखदेव जी को दिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्न में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? भरतनाट्यम की जब हम बात करते हैं तो भरतनाट्यम ये जो है शास्त्रीय संगीत है। और ये कहाँ का शास्त्रीय संगीत है? ये तमिलनाडु का है साथियों, तमिलनाडु का है। आपको याद रखना है, कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय संगीत नृत्य है, तो शास्त्रीय नृत्य आप बताएंगे कि ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का है। अब इसके जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो रुक्मणी देव अरुणधले। साथियों, ये इनको क्या कहा जाता है? एक तरह से जनक माना जाता है, भरतनाट्यम के जनक के तौर पर देखा जाता है। अब अगर हम चर्चा करें, यहाँ एक और महत्वपूर्ण नाम लिखा हुआ है, यामिनी कृष्णमूर्ति। साथियों, यामिनी कृष्णमूर्ति जी जो हैं वो भरतनाट्यम भी करती हैं, भरतनाट्यम में भी उनका नाम देखने को मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण तौर पर ये कुचिपुड़ी और ये कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है साथियों, आंध्र प्रदेश का है। ये जो आपके नृत्य हैं, जो आपके विविध के ये क्वेश्चन हैं साथियों, इनको आप कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको बताऊं कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश को आप कैसे याद रख सकते हैं, तो आपको कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी जैसी फीलिंग आ रही है। अब कच्ची पूड़ी किसकी रह जाएगी? मान लीजिए कोई व्यक्ति अंधा है, वो पूड़ी बना रहा है, तो उसकी पूड़ी क्या रह जाएगी? कच्ची रह जाएगी। तो आंध्र प्रदेश और कुचिपुड़ी ऐसे आप कनेक्ट करके एक दूसरे से जब ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे तो चीज़ें लंबे समय तक याद रखती हैं। ऐसे भी आपको याद रखने की कोशिश करनी है। तो हमने कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के बारे में बात की। अब अगर हम कथकली की बात करें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है। कथकली आपको केरल में देखने को मिलेगी। और साथियों, इसके साथ एक और, कथकली और कथक में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। जो कथक है वो कहाँ होता है? कथक होता है यूपी में। कथक आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। कथकली आपको केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। हमने भरतनाट्यम के बारे में चर्चा की ही कि आपको तमिलनाडु का क्या है, शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। ये हमने इसके बारे में चर्चा की। हमने यामिनी कृष्णमूर्ति जी के बारे में भी आपको बताया। और जो अरुणधले जी हैं वो क्या मानी जाती हैं? शास्त्रीय संगीत जो भरतनाट्यम है, शास्त्रीय नृत्य, उसके जनक के रूप में इनको देखा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान प्रकाश मिति फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या है? साथियों, इसका मूल एसआई मात्रक क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो जो इसका मूल एसआई मात्रक है वो क्या है? वो कैंडला है। अब हम अगर एम्पियर के बारे में बात करें तो एम्पियर से आप जानते हैं धारा मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मोल की बात करें तो किसी भी अणु, किसी भी परमाणु, एटम के क्वांटिटी और उसके भार नापने के लिए किया जाता है। और अगर केल्विन की बात करें तो केल्विन आप जानते हैं कि टेम्परेचर नापने के लिए, क्या नापने के लिए? टेम्परेचर, ताप नापने के लिए केल्विन का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने इसके बारे में भी चर्चा करी। यहाँ आपका ये साइंस का क्वेश्चन देखने को मिला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की? साथियों, कम्युनल अवार्ड के बारे में इसका जो सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है, वो ऑप्शन डी होगा। और जब हमने भारतीय संविधान पढ़ने की श्रृंखला में ये चर्चा की थी, आपको कम्युनल अवार्ड के बारे में हमने बताया था कि कम्युनल अवार्ड दरअसल जो गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे उसमें तीसरे गोलमेज सम्मेलन के, तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या चर्चा किया? कम्युनल अवार्ड के बारे में चर्चा की। इसमें दरअसल उस समय जो वंचित वर्ग था, जो अछूत वर्ग माना जाता था, उसके पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। पृथक निर्वाचन के लिए क्या है, सीटें आरक्षित हों, ऐसी बात की गई थी। यही कम्युनल अवार्ड को आपको मोटे तौर पर हमने बताया। अभी हमने क्या कहा कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात है, उस समय इसके बारे में चर्चा किया गया। तो हम तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं। तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वो 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। पहला, दूसरा
और तीसरा साथियों, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। इन सभी के बारे में आपको जागरूक रहना है, जानना है। गोलमेज सम्मेलन को लेकर के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया, तो जो भीमराव अम्बेडकर साहब थे उनने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी ने हिस्सा लिया था। और आप जानते हैं कि ये सारी चीजें गोलमेज सम्मेलन के दरमियान ही हुई। कम्युनल अवार्ड के बारे में हमने आपको बताया था कि ये कब चर्चा हुई, जेम्स मैकडोनाल्ड जी ने चर्चा की और ये 1932 के आसपास इसके बारे में चर्चा की गई थी। तीसरे गोष्ठ सम्मेलन में इसके बारे में चर्चा की गई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी बोर्ड ने नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए न्यूनतम आयु नीति की घोषणा की और इस नीति के अनुसार विश्व स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो जो इसकी उम्र तय की गई साथियों 15 साल तय की गई। 15 साल मिनिमम आयु सीमा तय की गई, लेकिन 15 साल के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति या कि कोई खिलाड़ी उस योग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाना चाहिए, तो कई बार इसमें कमेटियां गठित होती हैं और उसमें विचार विमर्श करके अगर वो उस योग्य है तो आगे भी परमिशन दी जाती है। और ऐसा हुआ भी, पाकिस्तान के एक खिलाड़ी हुए जो 14 साल और कुछ ही महीने के हुए थे, उनको परमिशन दी गई। लेकिन जो इसकी मिनिमम आयु सीमा तय की गई है वो कितनी, 15 साल तय की गई। अगर आप आईसीसी की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को संचालित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो आप जानते हैं मुख्यालय इसका दुबई में है। मुख्यालय इसका दुबई में है। भारत के तौर पर अगर आप चर्चा करेंगे तो भारत की जो क्रिकेट को संचालित करने की संस्था है वो बीसीसीआई है। और आप अगर यहाँ से पिछली क्लास को भी कोरिलेट करें साथियों, तो हमने वहाँ किसके बारे में चर्चा की थी, हमने वहाँ एमपीएल के बारे में चर्चा की थी। मतलब स्पोर्ट को लेकर, क्रिकेट को लेकर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो ये हमने बीसीसीआई, हमने आईसीसी के बारे में चर्चा कर ली। और मिनिमम आयु सीमा जो तय की गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए वो 15 साल तय की गई है। अगर आप उससे कम हैं और योग्य खेलना चाहते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर आपको खेला दिया जाएगा, आपको शामिल किया जाएगा। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है इसके बारे में पूछा गया है। इसका जो सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो विक्रम सेठ है। विक्रम सेठ की जो ये पुस्तक है टू लाइव्स, ये महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछी गई है। साथ ही इसकी कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा गोल्डन गेट, गोल्डन गेट, गोल्डन गेट। और इनकी दो और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, द सुटेबल बॉय, द सुटेबल बॉय, द सुटेबल बॉय। और इनकी एक और पुस्तक द सुटेबल गर्ल, द सुटेबल गर्ल। साथियों ये आपको एग्जाम में ये भी पुस्तकें पूछी जाती हैं, इनके बारे में भी आप याद रखें। तो इनकी जो और महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में हमने चर्चा की, तो क्या किया हमने, गोल्डन गेट देखा, इनकी पुस्तक है, पूछा जाता है एग्जाम में। हमने चर्चा की द सुटेबल बॉय, उसी तरह द सुटेबल गर्ल, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो आपको उसके बारे में भी जागरूक रहना है, जानना है। अब अगर हम सलमान रुश्दी की बात करें तो सलमान रुश्दी ये एक महान लेखक हैं साथियों, और ये भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं और ये अच्छी उपन्यास, अच्छे से नोवेल्स लिखते हैं। और इनके अगर महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात करें तो साथियों इनकी एक पुस्तक आया, इनका एक उपन्यास आया और वो मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन, ये इनका दूसरा ही उपन्यास था। और इन्हें कब, इन्हें 1981 में बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो साथियों ये आप सलमान रुश्दी के बारे में जानते हैं। सलमान रुश्दी आपको न्यूज़ में कई बार चर्चाओं में रहते हुए देखे जाएंगे। ये एक अच्छे महान लेखक हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्न में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा, लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके, महान न्यायवादी के आदेश से, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश से, भारत के उपराष्ट्रपति के आदेश से। साथियों जब हमने आपको भारतीय संविधान पढ़ाया, भारतीय संविधान पढ़ने की श्रृंखला में हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। वहां मैंने आपको बताया कि इनके हटाने की क्या प्रक्रिया है। जो इसका सही आंसर है, जो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। चाहे लोकसभा के अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो साथियों, इनको हटाने की एक ही प्रक्रिया है। और साथ ही आपको एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में ध्यान रखना कि 14 दिन पूर्व सूचना के क्या किया जाएगा, 14 दिन पहले इनको सूचना दी जाएगी। 14 दिन पूर्व सूचना के लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके क्या कर दिया जाएगा, इनको हटा दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अगर आप महत्वपूर्ण फैक्ट और चर्चा करने चर्चा करेंगे तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति की परमिशन से जो धन विधेयक लाया जाता है उसको धन विधेयक है कि नहीं
इसकी मंजूरी देने का काम कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जब नहीं है, अपने पद में नहीं है और लोकसभा का संचालन करना है, उपाध्यक्ष इसका संचालन करते हैं। तो साथियों, ये हमने तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट, तमाम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पहले, उसके बारे में हमने चर्चा की। आपको इससे अंदाजा लगाना है कि आपकी तैयारी का क्या स्तर है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका कोई पोर्शन वीक है, कोई पोर्शन आपको कमजोर लग रहा है, तो अभी आपके पास समय है, आप उसको क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का उद्देश्य यही है कि आपको चीज़ें पता चले कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की डिमांड क्या है, कैसी अप्रोच लेकर के आपको एग्जाम में जानी है। तो साथियों, यहाँ आज की हमारी क्लास खत्म होती है, तो हम आपको यहीं छोड़कर जाते हैं। आपको हम नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे और फिर हम वो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कशन के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तो साथियों, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, व्यस्त रहिए और साथ ही नए साल में कुछ ऐसे अपनी चीज़ें निर्धारित करिए जिससे आपको बेहतर जीवन जीने के लिए कुछ नए सिरे से तरीके मिलें। आप अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेट रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए। कंपटीशन कम्युनिटी का पूरा टीम आपके साथ, आपको बेहतर करने, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तत्पर है, सदैव सतर्क है। साथियों, आज की क्लास में आपको चीज़ें बेहतर लगी? आपको क्लास कैसी लगी? आपको और कैसी तैयारी के लिए क्या क्या मदद हो सकती है जो कंपटीशन कम्युनिटी आपके लिए करे, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। आपके जब हम पढ़ा रहे होते हैं उस समय जो हम आंसर, आपको मैंने पहले भी कहा कि आंसर अगर आपको आ रहे हैं तो आप उसको बताइए, आंसर करिए, उससे पता चलता है। लाइक तो ठीक है साथियों, जब आप कमेंट करते हैं तो चीज़ें हमको पता चलती है कि आप भी हमारे साथ क्या है, जुड़ पा रहे हैं। आपको जो हम बता रहे हैं वो आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ आ रही है। तो साथियों, आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहिए। आज की क्लास में आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।